ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली भाग 5 के अंतर्गत मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसकी शासन प्रणाली को एक अपना विशेष स्थान देती हैं, जिसके अंतर्गत विरोध का आदर, अर्थात ब्रिटेन और भारत जैसी संवैधानिक व्यवस्था में एक गुण यह पाया जाता है कि इसमें विरोध और आलोचना को केवल सहर्ष स्वीकार ही नहीं किया जाता, बल्कि प्राय उसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस व्यवस्था में सत्ता पक्ष सदैव विरोध पक्ष से सतर्क रहता है, क्योंकि विरोधी पक्ष आलोचना के माध्यम से शासन की त्रुटियों को उजागर करते रहते हैं, जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं तथा वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ब्रिटेन इस स्वस्थ परंपरा के लिए विख्यात रहा है कि वहाँ विरोध को शांत करने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ विरोधी दलों की राजनीतिक स्वतंत्रताओं में बाधा उत्पन्न करने के बजाय उनके प्रति सहनशीलता और समझौते की नीति अपनाई जाती है। साथ ही यह बताना भी उपयुक्त होगा कि ब्रिटेन जैसी संवैधानिक प्रणाली में विरोधी दल के नेता को शासन की नीतियों की आलोचना करने के लिए सरकारी खजाने से वेतन भी दिया जाता है, अर्थात विरोध का स्वागत ही नहीं किया जाता, अपितु उसे एक तरह से नियुक्त किया जाता है कि शासन की कमियों को बताएं, शासन की कार्य प्रणाली की उन बिंदुओं को बताएं जो कि जन कल्याण के लिए अहितकारी है, अथवा नीति जिस रूप में बनी है उसके क्रियान्वयन में कोई त्रुटि तो नहीं है। इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में विरोध का आदर किया जाता है। अगली विशेषता है योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का शासन। ब्रिटेन में जिन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है उन्हें संसदीय प्रणाली का प्राय पर्याप्त अनुभव होता है। वे लोग बुद्धिमान, योग्य एवं सार्वजनिक जीवन के समुचित अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अपनी योग्यता पर ही उन्हें मंत्री बनाया जाता है। ये समुचित रूप से आजमाए हुए एवं परखे हुए लोकप्रिय नेता होते हैं, अर्थात उन्हें राजनीतिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होता है। संसद में निर्वाचित सदन तक पहुंचने के लिए उन्हें इससे पूर्व अनेक राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्थाओं में रहकर कार्य करने का अनुभव होता है और जनता के कल्याण के लिए सामाजिक कार्य का, राजनीतिक कार्य का पर्याप्त अनुभव होता है। तभी तो वो समाज में, जनता में लोकप्रिय बन पाते हैं और लोकप्रिय होने के कारण ही जनमत उनके पक्ष में आता है। अतः ऐसा नहीं हो सकता है कि संसद में कोई ऐसा व्यक्ति जनता का लोकप्रिय सदस्य बन जाए जिसे कभी कोई राजनीतिक, सामाजिक या कल्याणकारी कार्य करने का कोई अवसर ही प्राप्त न हो। अतः संवैधानिक शासन प्रणाली में योग्य अनुभवी व्यक्तियों को ही शासन की बागडोर संभालने का अवसर मिलता है। इसी के साथ अगली विशेषता है अधिक शिक्षाप्रद, अर्थात ब्रिटेन जैसे संवैधानिक शासन प्रणाली लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने में अधिक सफल पाई गई है।
सामान्य जनता को समय समय पर होने वाले निर्वाचनों से राजनीतिक शिक्षा मिलती है। साधारण जनता को यह शिक्षा अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रिटेन और भारत में राजनीतिक दल भाषणों, सार्वजनिक सभाओं, राजनीतिक साहित्य, व्यक्तिगत संपर्क आदि के माध्यम से सामान्य जनता की उदासीनता को दूर करते हैं। लोग जागरूक बनते हैं और उन्हें आसानी से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। अर्थात संस्थात्मक शासन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जहां एक ओर घनिष्ठ संबंध है, तो दूसरी ओर जनता के लिए भी एक तरह से शासन और प्रशासन में संचालित होने वाली गतिविधियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है। अर्थात विरोधी पक्ष जहां शासन और प्रशासन की नीतियों, कार्यप्रणालियों, क्रियान्वित हुई नीतियों के कमजोर पक्षों को उजागर करते हैं, इस उजागर करने से जनता सतर्क हो जाती है, जागरूक हो जाती है और उन्हें राजनीति की शिक्षा प्राप्त होती रहती है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को भी सुधार करने का अवसर मिलता है। कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करने का अवसर मिलता है, चाहे वो नीति निर्माण से संबंधित हो, चाहे वो नीति क्रियान्वयन से संबंधित हो। अतः संघीय शासन प्रणाली में जनता को भी राजनीति की शिक्षा प्राप्त होती है, सत्ता पक्ष को भी और अधिक निपुणता प्राप्त होती है विरोध के परिणाम स्वरूप, और विरोधी पक्ष को भी सत्ता पक्ष के कार्यों को गहनता से जांचने की, परखने की शिक्षा मिलती है। अतः इस तरह से हर दृष्टिकोण से जनता की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सभी को संघीय शासन प्रणाली में शिक्षा प्राप्त होती है। अतः यह शासन प्रणाली अधिक शिक्षाप्रद है। इस प्रकार संघीय शासन प्रणाली में जहाँ विरोध का आदर होता है, योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का शासन होता है, वहीं यह शासन प्रणाली एक तरह से शिक्षाप्रद भी है। और इसी शासन प्रणाली में, जो कि एक तरह से उत्तरदायी सरकार और लोकशीलता के कारण इसमें और भी विशिष्टता आ जाती है। इस प्रकार संघीय शासन प्रणाली एक तरह से बहुत ही अनूठी विशेषताओं और गुणों से युक्त है, जो कि राजनीतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक अवसर देती है कि वो राजनीति के निकटता से उसका गहन अध्ययन कर सके। सत्ता पक्ष जहाँ कर्म भूमि होती है राजनीति की, वहीं विपक्ष भी अपनी आलोचना के कारण उस आलोचनात्मक कर्म भूमि का दायित्व निभाता है। तो वहीं जनता जो है दोनों पक्षों को दृष्टा बनकर राजनीति का अनुभव प्राप्त करती है। अतः संघीय शासन प्रणाली विरोध का आधार, योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का शासन और अधिक शिक्षाप्रद के रूप में भी यह अपने आप में गुणों से युक्त है।